हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज हम लोग फिर से बैंकिंग लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने आए हैं, राइट, जो कि आपके बैंकिंग लॉ सिलेबस का हिस्सा है। द टॉपिक इज़ कलेक्टिंग बैंकर एंड वील डिस्कस कलेक्टिंग बैंकर कौन है, कौन होते हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस होती हैं। ठीक है, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन दैट इज़ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। सो बिगिनिंग विद द इंट्रोडक्शन, कलेक्टिंग बैंकर का क्या मतलब है? सो कलेक्टिंग बैंकर का मतलब है एक ऐसा बैंकर या वी कैन से एक ऐसा बैंक जो कस्टमर से चेक रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और पेमेंट रिसीव करने के बाद कस्टमर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देता है या अमाउंट क्रेडिट कर देता है। सो इट रेफर्स टू द फंक्शन ऑफ रिसीविंग द चेक बाय बैंकर फ्रॉम कस्टमर्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीड्स इन क्रेडिटिंग दैम टू द रिस्पेक्टिव कस्टमर्स अकाउंट। एक एग्जाम्पल से समझिए। सो देयर इज अ गर्ल प्रिया और उसने अपने फ्रेंड के द्वारा दिया गया चेक जिसका वैल्यू था 10,000 रुपीज। ठीक है, प्रिया ने उस चेक को अपने बैंक, जो प्रिया का बैंक था एसबीआई, जो प्रिया का बैंक है एसबीआई, उसमें डिपॉजिट कर दिया। अब यहाँ पे एसबीआई हो गया है कलेक्टिंग बैंकर, क्योंकि यहाँ एसबीआई हो गया है कलेक्टिंग बैंकर क्योंकि वो चेक को दूसरे बैंक से प्रोसेस करके प्रिया के अकाउंट में डालेगा। जो फ्रेंड का अकाउंट है फॉर से वो आईसीआईसीआई बैंक में है, तो जो एसबीआई बैंक है वो आईसीआईसीआई बैंक से उस चेक का जो अमाउंट है वो प्रिया के अकाउंट में डालेगा। दैट बैंक इज रेफर टू एज द कलेक्टिंग बैंकर। ठीक है, तो जो बैंकर किसी दूसरे बैंक से कस्टमर का चेक कलेक्ट करता है उसे हम कलेक्टिंग बैंकर कहते हैं। तो कलेक्टिंग बैंकर एक तरीके से लिंक होता है बिटवीन द पेई, जैसे कि यहाँ पे थी पेई प्रिया, एंड द ड्रॉई बैंक। ड्रॉई बैंक कौन है? उसकी फ्रेंड का जो बैंक अकाउंट है, बैंक है आईसीआईसी बैंक, जहां से पैसा निकालना है। तो कलेक्टिंग बैंकर जो है वो पेई और ड्रॉई के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। ठीक है, सो कस्टमर से चेक्स कलेक्ट करते वक्त ये जो कलेक्टिंग बैंकर है ये दो कैपेसिटी में एक्ट कर सकता है। पहला एज अ होल्डर फॉर वैल्यू एंड दूसरा एज एन एजेंट ऑफ द कस्टमर। इनका क्या मतलब है एक एक करके समझते हैं। पहला एज एन होल्डर फॉर वैल्यू, यानी कि अगर बैंकर चेक रिसीव करने से पहले ही कस्टमर के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट कर देता है, यानी कि ये ओवरड्राफ्ट अलाउ करता है, यानी कि अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ है पर पहले ही कस्टमर को पैसा दे दिया गया है उसके बैंक अकाउंट में, तो वो होल्डर फॉर वैल्यू कहलाता है। इस केस में बैंकर अपने लिए कलेक्ट करता है। ठीक है, अ कलेक्टिंग बैंकर बिकम्स अ होल्डर फॉर वैल्यू इफ ही हैज पेड द वैल्यू ऑफ द चेक टू द कस्टमर बिफोर द चेक इज ऑलरेडी कलेक्टेड। नाउ हाउ द कलेक्टिंग बैंकर एक्ट एज एन एजेंट? तो अगर बैंकर सिर्फ कस्टमर के बिहाफ पर उसका चेक कलेक्ट करता है, यानी कि वो तभी कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करता है अमाउंट जब वो चेक जो है वो पास हो जाता है। तो जनरली जो है वो बैंकर एज एन एजेंट ही काम करता है, यानी कि चेक जब क्लियर हो जाता है उसके बाद ही कस्टमर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट करता है। होल्डर फॉर वैल्यू का एग्जांपल उस प्रिया के एग्जांपल से ही समझो आप कि बैंक ने प्रिया को चेक डिपॉजिट करते ही 10,000 रुपीज दे दिए बिना वेट किए कि एक्चुअल रियलाइजेशन हो जाए चेक का। तो अगर चेक बाउंस भी हो जाता है तो इस पोजीशन में जो रिस्क है वो बैंक का होगा। एंड एज एन एजेंट तो प्रिया का चेक क्लियर होने के बाद ही बैंक जो है वो अकाउंट में, प्रिया के अकाउंट में 10,000 रुपीज डालेगा। तो यहाँ पे जो बैंक है वो एक्ट कर रही है एज एन एजेंट टू प्रिया। ठीक है, तो ये आप रोल याद रखना कलेक्टिंग बैंकर का। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग मेन टॉपिक देखते हैं दैट द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर। ठीक है, हमने यहाँ पे 10 ड्यूटीज एंड फंक्शंस डिस्कस किए हैं दैट यू कैन इजीली एंड परफेक्टली कोट इन योर आंसर इफ द क्वेश्चन कम्स इन 10 मार्क्स, 20 मार्क्स और इवन मोर देन दैट। पहला पॉइंट है द ड्यू केयर एंड डिलीजेंस इन द कलेक्टिंग ऑफ चेक्स। तो बैंकर को चेक प्रोसेस करते वक्त पूरी केयर और डिलीजेंस दिखानी चाहिए। ठीक है, जब बैंक जो है वो कस्टमर का एजेंट बन जाता है तो वहां पे कलेक्टिंग बैंकर की ड्यूटी बनती है कि वो जो भी
प्रोसेसेस कर रहा है इन द कलेक्शन ऑफ चेक, उन सबको ड्यू केयर एंड डिलीजेंस के साथ करे. एंड इफ द बैंकर फेल्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज एंड टू टेक केयर ऑफ ड्यू केयर, देन कलेक्टिंग बैंकर शैल बी रिक्वायर्ड टू कॉम्पनसेट दैट लॉस. कि अगर बैंक की गलती की वजह से कस्टमर को कोई लॉस सफर होता है तो फिर कलेक्टिंग बैंकर को उस लॉस के लिए कॉम्पनसेट करना पड़ता है टू दी कस्टमर. जैसे कि अगर कस्टमर ने पोस्ट डेटेड चेक दिया, ठीक है, यानी कि एक फ्यूचर डेट का चेक दिया, तो बैंकर को उसकी डेट चेक करनी चाहिए कि गलती से अगर वो प्री मैच्योरली प्रोसेस हो गया तो उसके लिए बैंकर लायबल होगा. ठीक है. द नेक्स्ट ड्यूटी और फंक्शन इज सर्विंग द नोटिस ऑफ चेक. तो अगर चेक डिसऑनर हो जाए, यानी कि चेक जो है वो बाउंस हो जाए, तो बैंकर को कस्टमर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए. When the check is dishonored, the collecting banker is bound to give the notice of the same to his customer within a reasonable time. वहां पे डिले नहीं करना चाहिए. ये ड्यूटी है बैंकर का, कलेक्टिंग बैंकर का. फॉर एग्जाम्पल, प्रिया का चेक आईसीआईसीआई बैंक ने डिसऑनर कर दिया ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स. जो उसकी फ्रेंड का अकाउंट था आईसीआईसी बैंक में, उसको इनसफिशिएंट फंड के कारण डिसऑनर कर दिया. तो यहाँ पे अब जो प्रिया की बैंक है एसबीआई बैंक, उसको तुरंत प्रिया को नोटिस भेजना होगा. ये फंक्शन भी है और ये ड्यूटी भी है कलेक्टिंग बैंकर की. तीसरा, एजेंट फॉर कलेक्शन. इसका क्या मतलब है? अगर चेक किसी ऐसी जगह का है, मान लीजिए जहां कलेक्टिंग बैंकर का खुद का ब्रांच या क्लियरिंग हाउस मेंबर नहीं है, ठीक है, इन केस अ चेक इज ड्रॉन ऑन अ प्लेस वेयर द बैंकर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लियरिंग हाउस, देन तो वो किसी दूसरे बैंकर को अपॉइंट कर सकता है जो क्लियरिंग हाउस का मेंबर हो. ही मे एम्प्लॉय अनदर बैंकर हु इज अ मेंबर ऑफ द क्लियरिंग हाउस फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द चेक. ठीक है. तो क्लियरिंग हाउस क्या है? क्लियरिंग हाउस एक ऐसी जगह है जहां बैंक्स आपस में चेक्स एक्सचेंज करती हैं और सेटलमेंट होती है. एग्जाम्पल से समझिए कि आईसीआईसीआई बैंक आगरा ब्रांच, ठीक है, हम आगरा ब्रांच का एग्जाम्पल ले रहे हैं. इसने एक चेक रिसीव किया जो इलाहाबाद का है. इसको एक चेक रिसीव हुआ जो कि कहां का है? इलाहाबाद का है. पर उस ब्रांच का क्लियरिंग हाउस में डायरेक्ट मेंबरशिप नहीं है. ठीक है. तो आईसीआईसीआई उस चेक को एसबीआई के थ्रू क्लियर करवाता है. यहां एसबीआई एक सब एजेंट बन जाता है आईसीआईसीआई का. ठीक है. तो ये हो गया एजेंट फॉर कलेक्शन. Now the next is advising the customer about the collection. तो जब चेक जो है वो सक्सेसफुली कलेक्ट हो जाता है, देन कलेक्टिंग बैंकर की ड्यूटी होती है कि वो अपने कस्टमर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करे, ठीक है, अबाउट द कलेक्शन. तो मोस्टली ये इंफॉर्मेशन क्रेडिट स्लिप के थ्रू या बैंक स्टेटमेंट में मिलती है. जैसे कि प्रिया ने चेक डिपॉजिट किया और जब उसका अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, उससे एसएमएस आया कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट हो गए, आपका चेक क्लियर हो गया. जैसे कि क्या आएगा? INR 10,000 क्रेडिटेड, चेक क्लियर्ड. तो ये एडवाइजरी सर्विस बैंक की ड्यूटी का पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ द प्रोसीड्स टू द कस्टमर. तो अगर बैंकर ने चेक का पैसा कलेक्ट कर लिया है, कलेक्टिंग बैंकर ने चेक का पैसा कलेक्ट कर लिया है, तो वो कस्टमर को उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पैसा रेमिट करेगा कि जो भी इंस्ट्रक्शंस कस्टमर ने दिए हैं. जैसे कि पहला तो होता है कि कस्टमर के अकाउंट में ही आप ट्रांसफर करें. जनरली तो कस्टमर के अकाउंट में ही जाता है. पर अगर कस्टमर कहता है कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ट्रांसफर करना है, प्रोसीड करना है, ठीक है, तो फिर वो उस अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करेगा, या तो अकाउंट क्रेडिट करके या ड्राफ्ट के थ्रू या किसी और मेथड से. फॉर एग्जाम्पल, मानो मिस्टर एक्स फॉरेन टूर पर है. देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, वो फॉरेन टूर पर है. उन्होंने बैंक को बोला कि चेक क्लियर होने पर उनके फादर के नाम ड्राफ्ट भेज दीजिएगा. बैंक को बोला तो बैंकर उस रिक्वेस्ट को ऑनर करता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी बैंकर की प्रोफेशनल अप्रोच को शोकेस करता है. द नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कलेक्ट करना है, बट जनरली बैंक्स जो है ये फैसिलिटी भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं. तो ये बैंक्स पर एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कलेक्ट करनी है, लेकिन प्रैक्टिकली बैंक से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू हेल्प द बिजनेसेस. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जो ड्रॉअर है वो ड्रॉई को स्पेसिफिक अमाउंट पे करने को कहता है ऑन अ स्पेसिफिक डेट. ठीक है. तो कलेक्शन ऑफ
बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द नेक्स्ट इज स्क्रूटिनाइजिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो बैंकर को हर इंस्ट्रूमेंट को केयरफुली चेक करना पड़ता है और ये उसका ड्यूटी भी है कि इसमें सही तरीके से होल्डर का नाम है, ब्रांच का नाम है या नहीं, अमाउंट वर्ड्स में सही लिखा है, फिगर्स में सही लिखा है, ठीक है, सिग्नेचर मैच होना चाहिए और कोई भी मटेरियल ऑल्टरेशन तो नहीं है इसके अंदर। तो ये सब जो है केयरफुली चेक करने का जो ड्यूटी है एंड फंक्शन है वो कलेक्टिंग बैंकर का रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चेक में अमाउंट फिगर में तो लिखा है ₹5000, ठीक है, पर वर्ड्स में लिख गया है 500, तो बैंकर चेक को होल्ड करेगा और कस्टमर को क्लैरिफिकेशन के लिए बोलेगा कि भाई ये चेक जो है 5000 का है या 500 का है, क्योंकि आपने वर्ड्स में कुछ लिखा है और आपने फिगर्स में कुछ और लिखा है। सो दिस इज द ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ स्क्रूटिनाइजिंग द इंस्ट्रूमेंट, राइट। नेक्स्ट इज चेकिंग द इंडोर्समेंट। तो अगर चेक इंडोर्स्ड है तो बैंकर को चेक करना पड़ता है कि इंडोर्समेंट सही हुआ है या नहीं हुआ है। बैंकर हैज टू चेक द इंस्ट्रूमेंट वेदर इट हैज बीन इंडोर्स्ड प्रॉपर्ली और नॉट। तो अब हम बात करें कि इंडोर्समेंट क्या होता है। तो इंडोर्समेंट का मतलब होता है चेक के पीछे साइन करना होता है ताकि किसी और को ट्रांसफर किया हो जाए, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे अपना एक तरीके से अथॉरिटी देनी होती। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया ने चेक इंडोर्स किया उसके फ्रेंड रमेश के नाम पे, तो बैंकर चेक करेगा कि साइन मैच हो रहा है या नहीं और इंडोर्समेंट का सीक्वेंस प्रॉपर है या नहीं। तो चेकिंग द इंडोर्समेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्यूटी और फंक्शन ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर। द नेक्स्ट इज क्विक क्लियरेंस ऑफ द कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो बैंकर को कलेक्शन के लिए दिया गया इंस्ट्रूमेंट तुरंत पेइंग बैंकर को भेजना चाहिए, ठीक है। डीले से कस्टमर का पैसा लेट आएगा जो कि सर्विस क्वालिटी को भी इंपैक्ट करेगा। व्हेनेवर अ कस्टमर गिव्स अ इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्शन, तो ये कलेक्टिंग बैंकर का ड्यूटी है दैट इट शुड इमीडिएटली सेंड इट टू द अप्रोप्रिएट पेइंग बैंकर। जो भी पेइंग बैंकर है उसको तुरंत आप भेजें उस इंस्ट्रूमेंट को फॉर फर्दर पेरूजल एंड एक्शन। तो मानो चेक फ्राइडे को दिया गया, ठीक है, चेक दिया गया फ्राइडे को और अगर मंडे को बैंकर उसे क्लियर करने भेज देता है तो ये एफिशिएंट सर्विस का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज एक्टिंग एज अ बेली। तो जब कस्टमर अपना चेक बैंकर को देता है, जब कस्टमर अपना चेक बैंकर को देता है वो बेलर होता है और बैंकर बेली होता है। हमने बेलर और बेली की कैपेसिटी कब बैंक और कस्टमर के बीच में होगी वो हमने सेपरेटली एक लेक्चर पढ़ा था, द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और उसमें एक पॉइंट था दैट देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ कस्टमर एंड बैंक एज अ बेलर एंड बेली, कि जब जो कस्टमर है अपने वैल्यूएबल आइटम्स या अपने इंस्ट्रूमेंट्स बैंक को देता है तो बैंक जो है वो बेली की कैपेसिटी में आ जाता है और वो उन गुड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, वो उसकी ड्यूटी हो जाती है। तो बेलमेंट का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को टेम्पररी कस्टडी में देना फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। तो ऑब्वियसली अगर कस्टमर कोई अपनी वैल्यूएबल आइटम स्टोर करने के लिए दे रहा है या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है या कोई इंस्ट्रूमेंट सबमिट कर रहा है तो वो एक किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहा है फॉर अ टेम्पररी कस्टडी, राइट। सो कस्टमर डिलीवर्स द गुड्स दैट इज द चेक और इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द सेम एंड क्रेडिटिंग टू हिज अकाउंट। तो पर्पस क्या होता है यहाँ पे, उसको कलेक्ट करना और जो भी अमाउंट है वो अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कराना। सो हियर द चेक डिपॉजिटिंग कस्टमर इज अ बेलर एंड द चेक इज delivered to the collecting banker and here banker is acting as a bailey, ठीक है। तो मानो एक बिजनेसमैन ने 1 लाख का चेक दिया, जब तक चेक क्लियर नहीं होता बैंकर उस चेक का रिस्पॉन्सिबल कस्टोडियन है और उसे खोने और अगर मिसयूज होता है तो उसकी जो लाइबिलिटी है फिर वो बैंकर के ऊपर आ जाती है, इसलिए वो मिसयूज नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज द लास्ट फंक्शन ऑफ एक्टिंग एज अ बेली, राइट। तो फ्रेंड्स ये था, आज हमने जाना कि ये कलेक्टिंग बैंकर कौन होता है, उसकी क्या ड्यूटीज हैं और उसकी ड्यूटीज सिर्फ चेक कलेक्ट करने तक लिमिटेड नहीं होती है, उसे हर स्टेप पे केयर, कॉशन, प्रोफेशनलिज्म दिखानी पड़ती है ना। जैसे कि डिसऑनर नोटिस देना, इंडोर्समेंट वेरीफाई करना, टाइमली क्रेडिट देना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर बैंकर नेग्लिजेंट होता है तो कस्टमर को लॉस हो सकता है और लीगल लायबिलिटी फिर बैंकर पे आ सकती है, राइट। सो कलेक्टिंग बैंकर का रोल कस्टमर के ट्रस्ट को मेंटेन करना है और वो भी पॉसिबल है जब बैंकर अपनी ड्यूटीज को सिंसियरली और रिस्पॉन्सिबली परफॉर्म करे, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर रिगार्डिंग ऑल अबाउट द कलेक्टिंग बैंकर, राइट। वी अंडरस्टूड
द मीनिंग, द कैपेसिटी ऑफ बैंकर, वो दो कैपेसिटी होल्ड करते हैं, आइदर एज अ होल्डिंग फॉर वैल्यू और एज एन एजेंट टू द कस्टमर. देन वी लुक्ड अपॉन the important points of duties and functions of the collecting banker along with various real life illustrations. मैंने कोशिश की कि हर पॉइंट में मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशंस से कनेक्ट करा पाऊँ. ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा. कितना हेल्पफुल रह रहा है या कितना हेल्पफुल आप लोग के लिए है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे और एंथुजियाज्म आता है. आई फील कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है, मुझे और अच्छा काम करना है. ठीक है, अगर आपको हमारे इस सब्जेक्ट या किसी भी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, सो यू मे कॉन्टैक्ट अस आइदर ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज या फिर हमारे ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है lawvita_80. ठीक है, so this was it everyone. Please like, share, subscribe to our channel. Thank you for watching. All the best to everyone.